स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम साइंस के चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए और सैंपल पेपर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम of sodium chloride is dissolved in 100 ग्राम वाटर at 293 केल्विन। तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में हमें यह बताया गया है कि पहले तो वाटर लिया 100 ग्राम और उसके अंदर 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर दिया। ऐसा करने से हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर जितना ज्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जा सकता हो, उतने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। देखो यहां पे वाटर लार्जर क्वांटिटी में है ना, वाटर 100 ग्राम है, सोडियम क्लोराइड सिर्फ 36 ग्राम है। तो वाटर क्योंकि लार्जर क्वांटिटी के अंदर है, इसलिए वाटर यहां पे सॉल्वेंट है। और सोडियम क्लोराइड क्योंकि लेसर क्वांटिटी के अंदर है, तो सोडियम क्लोराइड यहां पे सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है जितना ज्यादा सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता था, उतने सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। तो 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। अब हमने इस सॉल्यूशन की ना कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के काफी सारे तरीके होते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास पता है। तो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम मास बाय मास परसेंटेज वाली टेक्निक को यूज करेंगे। तो आप अपने आंसर में सबसे पहले गिवन पैरामीटर्स को मेंशन करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट, वो हमें दे रखा है 36 ग्राम। जो सोडियम क्लोराइड है ना, वो ही यहां पर सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है। जो सब्सटेंस लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसी को ही सॉल्यूट बोलते हैं। अब मास ऑफ सॉल्वेंट वो हमें दे रखा है 100 ग्राम, और सॉल्वेंट यहां पे वाटर है। वाटर सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है, और वाटर हमें दे रखा था कि 100 ग्राम को यूज किया गया है। तो सॉल्यूट 36 ग्राम है और सॉल्वेंट 100 ग्राम है। अब पूरे के पूरे सॉल्यूशन का मास निकालते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन वो होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को ऐड कर दें तो ऐसा करने से सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूट के मास को और सॉल्यूशन के मास को, इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो ऐसा करने से आपके पास पूरे के पूरे सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो सॉल्यूट 36 ग्राम प्रेजेंट है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड 36 था, तो मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पे 36 लिखा। और वाटर 100 ग्राम था जो कि सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे 100 आएगा। 100 प्लस 36 इज इक्वल टू 136। तो मास ऑफ सॉल्यूशन वो आ गया 136 ग्राम। अब आपको तीनों चीजें पता है, सॉल्यूट भी पता है, सॉल्वेंट का मास भी पता है, और पूरे के पूरे सॉल्यूशन का मास भी पता है। अब आपको इन तीनों चीजों का मास पता चल गया। अब हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं इस सॉल्यूशन की। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। डिनोमिनेटर में पूरे के पूरे सॉल्यूशन का मास लिखना है आपने, न्यूमरेटर में सिर्फ सॉल्यूट का मास लिखना है, लेकिन डिनोमिनेटर में पूरे के पूरे सॉल्यूशन का मास आएगा। सॉल्यूशन के अंदर दोनों चीजें होती हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। चलो अगले स्टेप में वैल्यूज पुट करते हैं, और ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट वो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा था कि 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को यूज किया है। मास ऑफ सॉल्यूशन वो हमने कैलकुलेट किया था, 136 आ रहा था, तो डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे आपने 136 पुट करना है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 था तो हमने भी मल्टीप्लाई बाय 100 किया। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं।
न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, और जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 3600, और 36 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 136 ही रहेगा। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो पहले तो ना 2 से डिवाइड किया है, 136 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 68 आता है। न्यूमरेटर में 3600 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1800 आ जाता है। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर से 2 से डिवाइड किया है। डिनोमिनेटर में 68 को 2 से डिवाइड करो तो 34 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में 1800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 900 आएगा। एक बार और 2 से डिवाइड हो रहा है, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाता है, और न्यूमरेटर में 900 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 450 आता है। अब देखो 17 एक प्राइम नंबर है। अब आप 450 को बीच में रख के 17 से डिवाइड करोगे रफ में, तो डिवाइड करने के बाद 26.47 आएगा। डेसिमल पॉइंट के बाद जब 2 डिजिट्स आ जाए ना, तो उसके बाद आगे वाले डिजिट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो ये आगे भी चलता जाएगा, पर डेसिमल पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट्स मिल गए ना तो बस बहुत है। तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है 26.47। तो कॉन्सेंट्रेशन है 26.47%। और ये जो हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाली है ना, इसे बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज, क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर भी हमने सॉल्यूट के मास को लिया था और डिनोमिनेटर के अंदर हमने पूरे सॉल्यूशन के मास को लिया था। जब आपको क्वेश्चन में सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इन सब के मासेस दे रखे हो ना, तो कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा इस तरह से मास बाय मास परसेंटेज के अंदर ही एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये हमारा आंसर है 26.47%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल? Difference in their boiling points is more than 25 degrees Celsius, which are miscible with each other. तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर हमें एक मिक्सचर दे दिया जाए जिस मिक्सचर के अंदर केरोसिन और पेट्रोल ये दोनों प्रेजेंट हैं, और केरोसिन और पेट्रोल ये दोनों मिसेबल लिक्विड्स हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि केरोसिन और पेट्रोल इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का है। तो अगर हमें केरोसिन और पेट्रोल का मिक्सचर दे दिया जाए जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है और जो कि मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, तो हम किस तरह से उस मिक्सचर में से केरोसिन और पेट्रोल को अलग अलग करेंगे? क्वेश्चन में हमसे यह पूछा जा रहा है कि अगर हमें मिक्सचर दे दिया जाए केरोसिन और पेट्रोल का जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है और ये दोनों आपस में मिसेबल लिक्विड्स हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं, तो किस तरह से हम केरोसिन और पेट्रोल को उस मिक्सचर में से अलग करेंगे? चलो आंसर पे आते हैं। देखो, जो मिसेबल लिक्विड्स होते हैं ना, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस 25 से ज़्यादा होता है, उन्हें अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं। तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, पेट्रोल एंड कैरोसिन आर मिसेबल लिक्विड्स। ये जो पेट्रोल है और ये जो कैरोसिन है, ये एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब मिसेबल लिक्विड्स हैं, एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। और इन दोनों लिक्विड्स को इनके मिक्सचर में से हम अलग कर सकते हैं, उसके लिए हमें डिस्टिलेशन की प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। डिफरेंस between boiling points of petrol and kerosene is more than 25 डिग्री सेल्सियस। ये वाली इंफॉर्मेशन तो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी और ये लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि डिस्टिलेशन की प्रोसेस को आप तभी यूज़ कर सकते हो जब मिसिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। अगर डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है ना, तो सिंपल डिस्टिलेशन से बात नहीं बनेगी, उसके लिए फिर हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे
तो डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो इसलिए सिंपल डिस्टिलेशन से ही हम इस मिक्सचर में से केरोसिन और पेट्रोल को अलग कर सकते हैं। पेट्रोल हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन केरोसिन। केरोसिन और पेट्रोल है ना, इन दोनों में से जो पेट्रोल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो अब एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे पूरी की पूरी प्रोसेस को कैरी आउट किया जाएगा, उसके बाद फिर आंसर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार पहले इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे पूरी की पूरी प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है। देखो डायग्राम में सबसे पहले अब यहाँ पे फोकस करो। ये हमारे पास ना एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है और इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हम पेट्रोल और केरोसिन के मिक्सचर को रखेंगे। तो सबसे पहले आपने डिस्टिलेशन फ्लास्क लेना है, उसके अंदर आपने पेट्रोल और केरोसिन के मिक्सचर को रखना है। फिर आपने इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर एक थर्मामीटर को फिक्स करना है। जो थर्मामीटर का रोल है ना, वो पूरी की पूरी प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टैंड के नीचे यहाँ पे एक बर्नर को रखा हुआ है। ये हमारे पास एक वाटर कंडेंसर है। जो वाटर कंडेंसर है ना, वो ठंडा करने का काम करता है। मतलब इसके बीच में से अगर गैस पास होगी तो ये उस गैस को ठंडा करके दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। इसमें से कोई भी गैस या वेपर्स अगर पास होते हैं ना, तो वाटर कंडेंसर उन्हें दोबारा से ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पर हमने बीकर रखा हुआ है उस लिक्विड को कलेक्ट करने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं कि पूरी की पूरी प्रोसेस को किस तरह से स्टार्ट किया जाएगा। जैसे इस फिगर में शो किया हुआ है, सारे के सारे अपैरेटस को उस तरीके से अरेंज करने के बाद आप बर्नर को ना स्विच ऑन करोगे। देखो ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क था, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर आपने पेट्रोल और केरोसिन के मिक्सचर को रखा हुआ है। उसके बाद अब हमने इस मिक्सचर को गर्म करना है। गर्म करने के लिए हमने बर्नर को स्विच ऑन कर दिया और यहाँ से ना स्लो हीटिंग करनी है। मतलब फ्लेम एकदम हाईएस्ट लेवल पे नहीं रखना, लोएस्ट लेवल पे रखना है, ताकि बर्नर धीरे धीरे इस मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट करे। अब जैसे जैसे मिक्सचर हीट होगा उसकी वजह से इस मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और पेट्रोल और केरोसिन, इन दोनों में से पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। पेट्रोल का एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि पेट्रोल खुद एक मिक्सचर है। पेट्रोल का एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि बॉइलिंग पॉइंट की रेंज होती है। केरोसिन के साथ भी ऐसा ही है। केरोसिन का एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोल सकते क्योंकि केरोसिन खुद एक मिक्सचर है और केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि बॉइलिंग पॉइंट रेंज होती है। तो पेट्रोल की जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है ना, वो कम है। केरोसिन की जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो ज़्यादा है। तो जब हीटअप करना स्टार्ट करेंगे ना, पहले पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। जैसे ही मिक्सचर का टेम्परेचर पेट्रोल के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, तो पेट्रोल के जो पार्टिकल्स है ना, वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज होके पेट्रोल के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, तो इस मिक्सचर के अंदर जो पेट्रोल के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर पेट्रोल के जो वेपर्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करेंगे। राइज करके वो थर्मामीटर तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही पेट्रोल के वेपर्स थर्मामीटर तक पहुंचेंगे ना, तो थर्मामीटर में जो टेम्परेचर है वो राइज करना स्टार्ट कर देगा। तो जब थर्मामीटर का टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करेगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि पेट्रोल के पार्टिकल्स लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद यहां तक पहुंच गए हैं। पूरी की पूरी प्रोसेस में जो थर्मामीटर का रोल है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मामीटर की रीडिंग से ही आपको सारी बातें पता चलती हैं। तो सबसे पहले जब थर्मामीटर की रीडिंग इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी ना, थर्मामीटर पे टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस मिक्सचर में से पेट्रोल के पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट होके यहां तक पहुंच चुके हैं। अब देखो ऊपर से हमने बंद कर रखा है, तो पेट्रोल के जो वेपर्स है ना, वो अल्टीमेटली फिर यहाँ पे कंडेंसर में से पास होंगे।
पेट्रोल के वेपर्स यहाँ से डिस्टिलेशन फ्लास्क में से निकल के इधर कंडेंसर की तरफ आ जाएंगे। जो कंडेंसर है उसका काम होता है ठंडा करने का, तो वो पेट्रोल के वेपर्स को दोबारा से ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा और पेट्रोल के वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होके यहाँ पे इस वाले बीकर के अंदर कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे इस कंटेनर के अंदर ना पेट्रोल कलेक्ट होता जा रहा है। थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर तब तक उतना ही रहेगा जब तक सारे के सारे पेट्रोल के पार्टिकल्स लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होके इस कंडेंसर में से पास होके दोबारा से लिक्विफाई होके इस बीकर के अंदर कलेक्ट नहीं हो जाते। देखो आपने हीट करना स्टार्ट किया, उसकी वजह से मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होके पेट्रोल के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया, तो पेट्रोल लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। पेट्रोल के वेपर्स अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करते हैं और जाके थर्मामीटर तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज होके एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाएगा। अब थर्मामीटर का टेम्परेचर एग्जैक्टली उतना ही रहेगा जब तक सारे के सारे पेट्रोल के पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट होके इस कंडेंसर में से पास होके दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होके इस बीकर के अंदर कलेक्ट नहीं हो जाते। थर्मामीटर का टेम्परेचर जिस लेवल तक पहुंच गया था ना, उस लेवल पर ही रुका रहेगा जब तक सारे के सारे पेट्रोल के पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट होके इस कंडेंसर में से पास होके दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होके इस बीकर के अंदर कलेक्ट नहीं हो जाते। जब एक बार ये हो जाएगा ना, मतलब सारा के सारे पेट्रोल के वेपर्स यहां से पास होके इस बीकर के अंदर कलेक्ट हो चुके हैं, मतलब अब इस मिक्सचर में पेट्रोल के पार्टिकल्स नहीं है, वो सारे जा चुके हैं। तो अब जो और हीट सप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से इस मिक्सचर का टेम्परेचर फिर से और इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होके कैरोसिन के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा। जब इसमें से सारा पेट्रोल निकल चुका है, उसके बाद मिक्सचर का टेम्परेचर दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और इंक्रीज होके कैरोसिन के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा। जब कैरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा ना, उसके बाद कैरोसिन के वेपर्स बनने स्टार्ट होंगे। फिर कैरोसिन के वेपर्स अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करेंगे और राइज करके थर्मामीटर तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही कैरोसिन के वेपर्स थर्मामीटर तक पहुंचेंगे ना, तो थर्मामीटर में जो टेम्परेचर है वो एकदम से फिर से हाई स्पीड से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। आपने थर्मामीटर की रीडिंग रेगुलरली नोट करते रहना है। आपकी नज़रें थर्मामीटर पर ही होनी चाहिए। जैसे ही आप ऑब्जर्व करोगे ना कि थर्मामीटर में टेम्परेचर एकदम से शूट करना स्टार्ट हो गया है, मतलब एकदम से दोबारा राइज कर रहा है, तो आपने समझ जाना है कि अब कैरोसिन के वेपर्स वहां तक पहुंच चुके हैं। जैसे ही ये होगा ना कि कैरोसिन के वेपर्स वहां पे पहुंचेंगे, थर्मामीटर का टेम्परेचर दोबारा से एकदम से और ऊपर जाना स्टार्ट होगा। तुरंत आपने बर्नर को बंद कर देना है, क्योंकि इस समय इसमें अब पेट्रोल के पार्टिकल्स नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होगा, तुरंत आपने बर्नर को ऑफ कर देना है, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि कैरोसिन के वेपर्स यहां तक पहुंच गए हैं, मतलब सारा का सारा पेट्रोल तो यहां पे कलेक्ट हो चुका है। तो आप बर्नर को ऑफ कर दोगे और पूरे सिस्टम को बंद कर दोगे, क्योंकि अब यहाँ पे पेट्रोल आपके पास अलग कलेक्ट हो चुका है और इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर अब सिर्फ कैरोसिन ही बचा हुआ है। तो कैरोसिन को दोबारा इसके बीच में से पास करवा के दूसरे बीकर में कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब बर्नर ऑफ कर दो। जो कैरोसिन के वेपर्स जहां तक पहुंच गए थे वो थोड़ी देर में ठंडा होके दोबारा वापस इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही गिर जाएंगे। तो डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हमारे पास कैरोसिन होगा और पेट्रोल हमारे पास इस वाले बीकर के अंदर कलेक्ट हो चुका होगा। तो इस तरह से इस प्रोसेस को यूज करके, डिस्टिलेशन के प्रोसेस को यूज करके आप मिक्सचर में से पेट्रोल को अलग कर सकते हो और कैरोसिन को अलग कर सकते हो। तो डायग्राम बनाने के बाद डिस्टिलेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, टेक द मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड कैरोसिन इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने पेट्रोल और कैरोसिन के मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर रखना है।
फिट इट विद अ थर्मामीटर। उसके बाद आपने डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर एक थर्मामीटर को फिक्स कर देना है। अरेंज द apparatus एज शोन इन फिगर। फिर फिगर के अंदर हमने जैसे जैसे सारी चीज़ों को अटैच कर रखा था उस तरह से आपने सारे apparatus को, सारी चीज़ों को अटैच कर देना है। हीट द मिक्सचर स्लोली। उसके बाद आपने बर्नर को ऑन करके ना इस मिक्सचर को जो कि डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर है उसे हीट करना स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेट्रोल इज लेस देन दैट ऑफ कैरोसिन। कैरोसिन और पेट्रोल इन दोनों में से पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो कम होता है, कैरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पेट्रोल खुद एक मिक्सचर है। तो जो मिक्सचर है मतलब जो पेट्रोल है उसका एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता बल्कि बॉइलिंग पॉइंट की रेंज होती है। वैसे ही जो कैरोसिन है उसका भी एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता क्योंकि कैरोसिन खुद एक मिक्सचर है, इसकी भी बॉइलिंग रेंज होती है। तो दोनों में से ना जो पेट्रोल है उसकी बॉइलिंग रेंज कम होती है, कैरोसिन की बॉइलिंग रेंज ज़्यादा होती है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, कैरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। देयरफॉर ऑन हीटिंग पेट्रोल विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। तो पहले ना पेट्रोल वेपर्स में कन्वर्ट होगा, कैरोसिन अभी मिक्सचर के अंदर ही रहेगा क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है। इस वजह से जब हीट करना स्टार्ट करेंगे ना तो पेट्रोल के वेपर्स पहले बनने स्टार्ट हो जाएंगे। पेट्रोल वेपर्स विल राइज अपवर्ड्स एंड रीच द थर्मामीटर एंड टेम्परेचर ऑन द थर्मामीटर स्टार्ट्स राइजिंग। तो पेट्रोल के वेपर्स बन गए, फिर ये जो पेट्रोल के वेपर्स हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करना स्टार्ट करेंगे और अल्टीमेटली थर्मामीटर तक पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से थर्मामीटर में जो टेम्परेचर है वो राइज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही थर्मामीटर में टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करता है तो आपको पता चल जाएगा कि पेट्रोल के वेपर्स अब वहां तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे पेट्रोल वेपर्स ऑन पासिंग थ्रू द कंडेंसर गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड पेट्रोल विच इज कलेक्टेड इन बीकर। अब पेट्रोल के वेपर्स थर्मामीटर से टच होने के बाद वो कंडेंसर में से पास होंगे क्योंकि डिस्टिलेशन फ्लास्क को ना आपने ऊपर से बंद कर रखा था तो कहीं और जाने की जगह तो है नहीं, तो उन्हें अल्टीमेटली कंडेंसर में से ही पास होना पड़ेगा। तो पेट्रोल के वेपर्स जब कंडेंसर में से पास होंगे ना तो कंडेंसर उन्हें ठंडा कर देगा, जिसकी वजह से जो पेट्रोल के वेपर्स हैं वो दोबारा से लिक्विड पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लिक्विड पेट्रोल में कन्वर्ट होने के बाद जो लास्ट में हमने बीकर रखा हुआ था ना उस बीकर के अंदर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। पेट्रोल के वेपर्स जब कंडेंसर में से पास होंगे तो कंडेंसर में से पास होने के बाद वो कन्वर्ट होके दोबारा से लिक्विड पेट्रोल की फॉर्म के अंदर आ जाएंगे और वो वाला जो लिक्विड पेट्रोल है वो फिर लास्ट में जो हमने बीकर रखा हुआ है उस बीकर के अंदर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर will remain constant till all petrol vaporizes, condenses and is collected in the beaker। जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है ना वो लगभग कांस्टेंट ही रहेगा जब तक सारे के सारे पेट्रोल के पार्टिकल्स वेपराइज होके कंडेंसर में से पास होने के बाद कंडेंस होके लिक्विड बन के बीकर के अंदर कलेक्ट नहीं हो जाते। The temperature of the thermometer will remain constant till all petrol vaporizes, condenses and is collected in the beaker। थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है ना वो तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक सारे के सारे पेट्रोल के पार्टिकल्स वेपराइज होके कंडेंसर में से पास होके दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारे बीकर के अंदर कलेक्ट नहीं हो जाते। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे व्हेन ऑल पेट्रोल हैज वेपराइज्ड फ्रॉम द डिस्टिलेशन फ्लास्क द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कैरोसिन विल बी रीच्ड। जब सारे के सारे पेट्रोल के पार्टिकल्स डिस्टिलेशन फ्लास्क में से वेपराइज होके जा चुके हैं ना उसके बाद अब डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर सिर्फ कैरोसिन है
और नीचे से बर्नर तो लगातार हीट सप्लाई करता जा रहा है, तो फिर उस हीट की वजह से थोड़े टाइम के बाद कैरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। जब सारे के सारे पेट्रोल के पार्टिकल्स डिस्टिलेशन फ्लास्क में से वेपराइज होके जा चुके हैं, उसके बाद अब डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर सिर्फ कैरोसिन बचा हुआ है और नीचे हमने बर्नर ऑन कर रखा था, तो बर्नर के हीट सप्लाई करने की वजह से अब कैरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। नाउ कैरोसिन वेपर्स विल बी फॉर्म्ड एंड स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड्स एंड रीच द थर्मामीटर। जब कैरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा ना, उसके बाद कैरोसिन के भी वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो कैरोसिन के वेपर्स हैं अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करना स्टार्ट करेंगे और थर्मामीटर तक पहुंच जाएंगे। When this happens, the reading of thermometer will start increasing rapidly। और जैसे ही ये होगा ना कि थर्मामीटर तक कैरोसिन के वेपर्स पहुंच जाएंगे, तो थर्मामीटर की रीडिंग एकदम से दोबारा से रैपिडली इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। देखो, जब पेट्रोल के वेपर्स थर्मामीटर तक पहुंचे थे ना, तो थर्मामीटर की रीडिंग इंक्रीज होके एक पर्टिकुलर लेवल तक आके रुक गई थी। अब थर्मामीटर की रीडिंग उसी लेवल पर ही रहती है जब तक सारे के सारे पेट्रोल के पार्टिकल्स कंडेंसर में से पास होके दूसरे बीकर में कलेक्ट नहीं हो जाते। जब कैरोसिन के वेपर्स थर्मामीटर तक पहुंचेंगे ना, तो अब थर्मामीटर की रीडिंग दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट होगी और एकदम तेजी से इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, क्योंकि कैरोसिन के वेपर्स के पास काफी ज्यादा हीट एनर्जी होती है। कैरोसिन के वेपर्स कैरोसिन का ना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो कैरोसिन के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए बर्नर ने बहुत ज्यादा हीट सप्लाई की है, तो कैरोसिन के वेपर्स काफी ज्यादा हीट एनर्जी को लेकर थर्मामीटर तक पहुंचे हैं। तो जैसे ही वो थर्मामीटर के साथ टच होंगे, तो थर्मामीटर की रीडिंग एकदम से शूट करेगी, एकदम से रैपिडली इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। और जैसे ही थर्मामीटर की रीडिंग रैपिडली इंक्रीज होना स्टार्ट होती है, आप समझ जाओगे कि अब कैरोसिन के वेपर्स वहां तक पहुंच गए हैं। एट दिस पॉइंट स्टॉप हीटिंग, तो तुरंत आप ना बर्नर को ऑफ कर दोगे, मतलब सेटअप क्लोज कर दोगे, क्योंकि सारा का सारा पेट्रोल अब बीकर में कलेक्ट हो चुका है और कैरोसिन को हम डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर ही रखना चाहते हैं। तो आपकी नजरें ना हमेशा थर्मामीटर पे होनी चाहिए। थर्मामीटर का जो रोल है वो ही आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मामीटर की रीडिंग जब सेटिंग टाइम रैपिडली इंक्रीज होना स्टार्ट होती है, उस समय एट दिस पॉइंट स्टॉप हीटिंग, उस समय हमने बर्नर को ऑफ कर देना है। नाउ पेट्रोल इज इन द बीकर एंड कैरोसिन इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। अब इस समय ना सारा का सारा पेट्रोल बीकर के अंदर कलेक्ट हो चुका है और डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर सिर्फ कैरोसिन है। और जो कैरोसिन के वेपर्स अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करके थर्मामीटर तक पहुंच चुके थे ना, जब आप हीटिंग बंद कर दोगे तो थोड़े टाइम में वो भी ठंडा होके वापस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर ही गिर जाएंगे। तो इस तरह से हमने इस प्रोसेस को यूज करके मिक्सचर में से पेट्रोल और कैरोसिन दोनों को अलग अलग कर लिया। आपके पास जो बीकर है ना, उस बीकर के अंदर सारा का सारा पेट्रोल इकट्ठा हो चुका है और जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है, उस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर अब सिर्फ कैरोसिन प्रेजेंट है। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। See you in the next video. All the best.